हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। यू कैन गेट मोर मनी बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम। यानी कि समय हमेशा पैसे से ज़्यादा अहमियत रखता है, पैसे से ज़्यादा ताकतवर होता है। आपको ज़िंदगी में दोबारा फिर से पैसा कमाने का मौका, ज़िंदगी किसी भी पड़ाव में पैसा, अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका, ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है, बट आप ज़िंदगी में कभी भी समय नहीं कमा सकते, राइट। जो समय निकल गया आपकी लाइफ में से, उतना समय रिड्यूस हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, उसको आप दोबारा हासिल नहीं कर सकते। अगर आपकी ज़िंदगी 50 साल की है तो 50 साल में से अगर 25 निकल चुके हैं तो आपको फिर से वो 25 साल नहीं मिलेंगे। बच्चे आपके 25 साल ही हैं, उन्हीं में आपको जो भी इस्टेब्लिश करना है वो करना है, ठीक है। तो समय को सही से सदुपयोग करिए, उसको यूटिलाइज करिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फुल उसका यूटिलाइजेशन करिए। 1 मिनट का भी इधर उधर समय वेस्ट करने के लिए आपके पास नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। लाइटनिंग इज अनलाइकली टू स्ट्राइक द सेम प्लेस ट्वाइस। यानी कि कभी भी बिजली चमकने की घटना 2 जगह पे नहीं होती। इसका अर्थात ये है कि एक ही साथ में एक ही परेशानी बार बार या एक ही व्यक्ति के ऊपर दोबारा से व्यतीत नहीं होती। बट द निपाह वायरस इज अगेन रेकिंग हेवॉक इन कोझिकोडे। लेकिन निपाह नाम का जो एक वायरस है वो दोबारा से उसने हड़कंप मचा दिया हुआ है, तूफान मचा दिया हुआ है। कहाँ पे? कोझिकोडे। द 4th आउटब्रेक ऑफ द डिजीज इन केरला ओवर द पास्ट 5 ईयर। जो कि चौथी बार इसी डिजीज का, सेम डिजीज का केरला में प्रकोप हमें देखने मिला है पिछले 5 सालों में। यानी कि ये जो निपाह वायरस है ये चौथी बार इस तरह का कहर बरपा रहा है, ठीक है। पिछले 5 सालों में चौथी बार इसका आउटब्रेक देखने मिला है। कॉज्ड बाय जूनोटिक मतलब जब एनिमल से ह्यूमंस में कुछ डिजीज ट्रांसफर होती है उसको बोला जाता है जूनोटिक। तो बोल रहे कॉज्ड बाय अ जूनोटिक स्पिल ओवर, ठीक है। यानी कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ ये चीज, उसका प्रभाव से हुआ। द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। बता दिया जूनोटिक स्पिल ओवर का मतलब कि जिसमें जो एंजाइम्स हैं, जो भी बीमारी के जो कणु हैं वो जो है एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होते हैं। द क्लोजेस्ट रिजर्वोयर ऑफ द वायरस इज फ्रूट बैट। बोल रहे हैं कि और जो किन जानवरों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो इंसानों के सबसे ज्यादा टच में आ रहे हैं, वो कौन से हैं? फ्रूट बैट्स, चमगादड़े, फ्रूट्स वाली सब चमगादड़े जो हैं उनके अंदर ये पाया जा रहा है। विद 2 persons dying ऑफ निपाह दिस वीक इन कोझिकोडे। और अभी तक क्या हो चुका है? 2 लोगों की जान जा चुकी है इस वायरस की वजह से, ठीक है। कहाँ पे? कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट में या जगह पे। एंड 3 more persons, 2 of them relatives of the one of the victims testing positive। और 3 और लोगों के जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 2 व्यक्ति तो जो 2 लोग मरे हैं उन्हीं में से एक के रिश्तेदार हैं, ठीक है। एंड बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, डिस्टर्बिंग मेमोरीज फ्रॉम द टेरिफाइंग आउटब्रेक ऑफ 2018 इन विच 21 of 23 इन्फेक्टेड पीपल डाइड। बोल रहे हैं और इन लोगों को पॉजिटिव टेस्ट हुआ और इनको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। और इसी के साथ में जो डराने वाली पुरानी यादें हैं, मेमोरीज हैं, कब की? 2018 में जब ये वायरस पहली बार केरला में फैला था, तब की जो ये डरावनी यादें हैं वो सामने आ गई, जिनमें से 23 लोग जिनको इन्फेक्शन था उनमें से 21 लोगों की जान चली गई थी, हैव सरफेस्ड, अब वो सामने आ गई हैं। द सिचुएशन रिमेन्स वेरी मच द सेम। आज की जो स्थिति है वो उसी दौर की 2018 की स्थिति के जैसी ही है। अब हम बोलेंगे कि हो सकता है 2018 में अगर बोलें कि चलो कोई बात नहीं, अब तो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, अब तो हमारे पास प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्थिति वही बनी हुई है जो 2018 में थी इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ट्रीटमेंट के नजरिए से वही स्थिति बनी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2018 में पहली बार वायरस आया तो एकदम से तो आपके पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं होगी ना। दैट मीन्स उस टाइम पे हमारे पास जो क्योर नहीं था वो आज भी हमारे पास क्योर नहीं है। एंड there is no cure and supportive care remains the only way to handle निपाह infection even in hospital settings। और बोल रहे हैं कि बस हम केयर कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 वायरस था,
अब तो खैर उसकी वैक्सीन्स आ गई हैं, पहले से ही एंटीबायोटिक्स डाल दिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, पहले ये था कि कुछ नहीं करना, आपको अपने आप को क्वारंटाइन करना है, आइसोलेट करना है, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, काढ़े पियो, मतलब सिर्फ अपने आप को बचा सकते हो, अपने आप को केयर कर सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा स्टार्टिंग में कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। अब तो खैर काफ़ी हमने इसमें तरक्की कर ली, बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह डेवलप कर ली, बट स्टार्टिंग में कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। तो बोल रहे हैं कि सेम इसका सिनेरियो है कि मेडिसिन इसके पास इसके लिए अभी भी नहीं है, कोई क्योर, एकदम फाइनल क्योर होता है ना, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। हम सिर्फ केयर कर सकते हैं, और वही एकमात्र तरीका है कि हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर निपाह से इन्फेक्टेड लोगों की हम केयर करें, वही एकमात्र तरीका है इसको हैंडल करने का। Kerala's health minister Veena George said hundreds of people on the contact list of the deceased had been put under medical observation। बोल रहे हैं केरला के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वीना जॉर्ज, उन्होंने ये बात कही है कि लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग, जो ये जो 2 व्यक्ति जिनकी डेथ हुई है उनके संपर्क में आए हैं, सभी को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रख लिया गया है। वन ऑफ देम अ 9-year-old चाइल्ड इज ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट, और जिनमें से एक जो है वो 9 साल का बच्चा है और वो अभी फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। अ कंट्रोल रूम हैज बीन ओपनड इन कोझिकोडे टू मॉनिटर द सिचुएशन। अब एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है कोझिकोडे में, जो कि स्थिति के ऊपर नजर बना के रखेगा। एंड ऑल हॉस्पिटल्स इन द डिस्ट्रिक्ट वुड बी आस्क्ड टू फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। और इस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सबको बोला गया है कि भाई आप जो है इस इन्फेक्शन के बचने का जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का, उसको रोकने का, जो हम केयर की बात कर रहे हैं, उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, नियम हैं, उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 16 teams have been formed to take forward appropriate containment protocols। और 16 टीम्स बनाई गई हैं जो कि इस वायरस को एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही सीमित करने के लिए काम करेंगी, ठीक है। अब सीमित करने का पर्पस क्या होता है कि ये ज़्यादा कंटेजियस ना बन जाए, ज़्यादा लोगों तक ना फैले, जिससे डेथ का जो आंकड़ा है या ज़्यादा बीमार होने, क्योंकि देखो आप खुद सोचो, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, हम इतने सारे लोगों को एक साथ, कोरोना टाइम का याद है ना, कितने सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत थी, फिर बेड्स नहीं मिल रहे थे और इतने सारे लोगों को क्वारंटीन करना भी मुश्किल था, राइट। तो ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, इतने सारे लोगों तक ये ना फैले, तो बचाव का एक तरीका है इसको कंटेन कर लिया जाए। तो कंटेनमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए 16 टीमें बनाई गई हैं। A central team has also been sent to Kerala to assist the state government। और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी एक टीम भेज दी गई है केरला के लिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की मदद करेगा, उनको असिस्ट करेगा। Neighboring states have taken preparatory steps to ensure that porous borders do not bring the infection across Kerala। और जो केरला के आसपास के पड़ोसी स्टेट्स हैं उन्होंने भी अपनी प्रिपरेशन तेज़ कर ली है कि अब देखो बॉर्डर्स कैसे हैं। अब जब तक इस बारे में पता चला हो कि ये वायरस दोबारा से आउटब्रेक हुआ है, तब तक हो सकता है कोई व्यक्ति जो उन 2 व्यक्तियों के संपर्क में आया, या फिर और भी बहुत सारे लोग थे जिनके बारे में अभी हमें पता ना चला हो शायद, ठीक है, वो केरला से उठ के कोई तमिलनाडु चला गया हो, कोई कहीं आंध्र प्रदेश चला गया हो। तो इस चीज़ को, क्योंकि बॉर्डर्स हमारे पोरस हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि भाई बैरिगेटिंग लगी हुई है कि जा नहीं सकते, बहुत स्ट्रिक्ट कानून है कि बिना कोई उसके जा नहीं सकते, नॉर्मल है, आ जा सकते हैं, जब तक कोई ऐसा सिनेरियो ना हो तब तक तो आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो उस वजह से कहीं उनके स्टेट्स में ये इन्फेक्शन ना फैल जाए केरला से आके, इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपरेटरी स्टेप्स उठा रहे हैं। द स्टेट्स चीफ मिनिस्टर assured the people via a video message that the state was taking the issue very seriously। और वहीं दूसरी ओर केरला के चीफ मिनिस्टर ने, स्टेट्स चीफ मिनिस्टर मतलब जिस स्टेट की बात की जा रही है, कौन से स्टेट की बात की जा रही है, केरला की बात करी जा रही है, तो केरला के चीफ मिनिस्टर ने इस बात का आश्वासन दिया एक वीडियो मैसेज के जरिए कि सरकार जो है वो इस इशू को बहुत ही गंभीरता से ले रही है और सभी एक्शंस जो रिक्वायर्ड हैं वो उठा रही है। While experiences from the prior outbreaks 2018, 2019, 2021 have given medical teams a toolkit of protocols।
बोल रहे हैं कि हमारे जो पिछले आउटब्रेक्स, हमने बोला ना कि ये चौथी बार हुआ है दोबारा से, पिछले 5 सालों में चौथी बार ये वायरस दोबारा से उभर कर आया है। तो यानी कि इससे पहले जो 3 बार का हमारे पास एक्सपीरियंस है उसने हमारी मेडिकल टीम्स को इतना तो अनुभव दे दिया है कि इसके लिए क्या प्रोटोकॉल यूज़ करना चाहिए जिससे इस वायरस को रोका जा सके स्प्रेड होने से, और कंट्रोल किया जा सकता है जिस भी ह्यूमन के ऊपर इसका इन्फेक्शन है उनको बचाया जा सके। ठीक है, और उन्होंने बताया कि कब कब ये हुआ था आउटब्रेक, 2018 में, 19 में और 21 में, इन तीनों सालों में ये आउटब्रेक हुआ था, ये वायरस फैला था। और फिर उसके एक्सपीरियंस से हमें पता है कि अब हमें क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है अक्रॉस द सेक्टर्स। और कौन कौन से सेक्टर्स में, मैनेजमेंट में, आइसोलेशन में, कंटेनमेंट में और ट्रीटमेंट में हमें क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ये हमें पुराने अनुभवों से पता चल गया है। कॉन्स्टेंट विजिल मतलब लगातार निगरानी रखना, कैन बी द ओनली गार्ड अगेंस्ट सच आउटब्रेक्स, केवल एकमात्र सोल्यूशन हो सकता है, एकमात्र बचाव का तरीका हो सकता है इस तरीके के आउटब्रेक से बचने का। ठीक है, एकमात्र तरीका हो सकता है। The biggest lesson though from global outbreaks is likely unlearned yet, बोल रहे हैं, लेकिन जो हमें अभी तक का सबसे बड़ा सीख मिली है इस तरीके के जो दुनिया भर में ग्लोबल आउटब्रेक्स हो रहे हैं उनसे जो हमें सबसे बड़ी सीख मिली है वो शायद हमने अभी तक सीखी नहीं है। ठीक है, रिसर्च हैज शोन दैट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हैज a definite hand to play zoonotic spillovers। अब एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कि जब इंसान और ह्यूमन और एनिमल यानी कि ह्यूमंस जो है वो उनके एनवायरनमेंट में जाके छेड़छाड़ करते हैं तो उससे जिस तरीके की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि आप उनके नेचुरल हैबिटेट में आप छेड़छाड़ करेंगे। अब सपोज करो कि एक कोई एनिमल है जिसको मैंगोस पसंद है, वो मैंगोस के ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, सारे मैंगो ट्रीज उस एरिया में कट कर दिए, तो अब उसको अपना टेस्ट जो है दूसरी चीज़ों के प्रति बनाना पड़ेगा, बनाना के प्रति, स्ट्रॉबेरी के प्रति, या जंगल में जो भी चीज़ अवेलेबल है उसके प्रति उसको बनाना पड़ेगा। उससे उसकी बॉडी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जेनेटिक चेंजेस आएंगे। हो सकता है पहले उसके पेट में ऐसे एंजाइम्स थे कि वो जितना मर्जी मैंगो, अब हम लोग तो ज़्यादा मैंगो खा लें तो हमें लूज मोशंस और सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, राइट, लेकिन हो सकता है उस एनिमल के पेट में ऐसे एंजाइम्स थे जो उसको इस सब चीज़ों से बचा सकते थे। बट अब क्योंकि उसका एकदम से चेंज हुआ ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, उसका फूड इनटेक चेंज हो गया, तो उसके पेट में नए एंजाइम्स बनने में टाइम लगेगा, बट वो बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसके जेनेटिक्स में चेंज होने लग गया। अब जेनेटिक्स में चेंज हुआ यानी कि इस तरीके के जो ह्यूमन हस्तक्षेप है, इंसानी हस्तक्षेप है, इन वजहों से ये जूनोटिक स्पिलओवर्स जो है वो होते हैं, और ये रिसर्च में पाया गया है। In the case of Nipah, rapid expansion of agricultural activity in original habitat zones of the fruit bats has repeatedly shown up ऑन द पोस्ट फैक्टर एनालिसिस। बोल रहे हैं अब अगर हम बात करें निपाह वायरस की, तो इसके केस में जो जब भी 3 साल ये आउटब्रेक देखने को मिला, उसके बाद जो रिसर्च की गई, एनालिसिस किया गया, उसमें ये पाया गया कि क्योंकि ह्यूमन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को विस्तार किया जा रहा है, उनको ये जो फ्रूट बैट्स हैं इनके नेचुरल हैबिटेट में एक्सपैंड किया जा रहा है, इस वजह से ये जो वायरस है ये फैल रहा है। ठीक है, एज गवर्नमेंट्स माउंट स्ट्रैटेजिक एफर्ट्स टू कंट्रोल आउटब्रेक्स एंड डेथ्स ड्यू टू इन्फेक्शियस डिजीज। अब जहां सरकारें एक तरफ जो है बड़ी स्ट्रैटेजी वगैरह लगा रही हैं, अच्छे से प्लानिंग वगैरह कर रही हैं कि इस आउटब्रेक को कंट्रोल किया जा सके, और जो मौतों की संख्या है इस इन्फेक्शन की वजह से उसको कम से कम रखा जा सके, it is increasingly clear that the states needs to initiate a one health approach on the way forward। बोल रहे हैं ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि हमारी सरकार को ज़रूरत है अब वन हेल्थ अप्रोच लेकर आने की, अगर हमें आगे बढ़ना है तो। अब वन हेल्थ अप्रोच का मतलब होता है कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ट्रीज वगैरह हैं, ये सब एक ही इन्वायरमेंट में को एग्जिस्ट करेंगे, और इनके को एग्जिस्टेंस के लिए हर एक का हेल्दी होना ज़रूरी है। हमें पता है ना, फूड चेन चलती है, अगर प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे तो वो एनिमल्स जो
और वो ह्यूमन बींग्स भी जो प्लांट्स के ऊपर निर्भर करते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे जो प्लांट्स के ऊपर निर्भर करते हैं, तो वो एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे जो उन एनिमल्स को खाते हैं, राइट। तो एक हेल्दी सस्टेनेबल बैलेंस बनाने के लिए हमें इन तीनों कैटेगरीज की हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसे बोला जाता है वन हेल्थ अप्रोच। The COVID-19 pandemic has led to a deeper appreciation of the One Health concept। बोल रहे हैं कोविड-19 पेंडेमिक ने इस कंसेप्ट का, जो वन हेल्थ कंसेप्ट है, इसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया और इसकी तरफ और ज़्यादा एप्रिसिएशन यानी कि प्रेरित किया, लोगों को समझने के लिए प्रेरित करा और लागू करने के लिए प्रेरित करा। Which is an integrated, unifying approach to balancing and optimizing the health of people, animals and the environment। ठीक है, जो कि क्या है, एक इंटीग्रेटिंग अप्रोच है जिसमें कि एक माना जाता है, यूनिफाई किया जाता है क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए और ऑप्टिमाइज करने के लिए इंसानों की, एनिमल्स की और उनके सराउंडिंग्स की हेल्थ को। ठीक है, with the conviction that humans live in symbiosis and that the health of one impacts that of another significantly। और ये इस बात को भी जाहिर करता है, इस विश्वास दिलाता है कि इंसान जो है वो कन्विक्शन सिम्बायोसिस में रहते हैं, यानी कि सहजीवन में रहते हैं। किसके साथ? ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स, ट्रीज, हमारा एनवायरनमेंट, ये सब एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। और अगर हमें एक की भी हेल्थ सुधारनी है या एक की भी हेल्थ में खराबी आती है तो उससे दूसरे की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। चलिए, ये था सारा का सारा पैसेज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द निपाह वायरस ट्रांसमिशन एज मेंशन इन द पैसेज। क्या कॉज बताया इसका कि भाई हम ये जूनोटिक स्पिल ओवर की वजह से हुआ, जिसमें कि ह्यूमंस का हस्तक्षेप है ज़्यादा। ठीक है, बैट्स जो हैं, फ्रूट बैट्स हैं, उनके इलाके में ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से जूनोटिक स्पिलओवर हुआ, जिसकी वजह से वायरस फैला। ट्रांसमिशन थ्रू वायरस, वाटर, पानी के तहत ये गया नहीं ना। पैथोजेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमंस टू एनिमल्स। अगर हम इंसान इतने ज़्यादा खराब है ना कि हमसे अगर जानवरों में कोई वायरस जाएगा तो हम उसकी इतनी चिंता नहीं करेंगे शायद। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इसमें वायरस जो है वो इंसानों से एनिमल्स में गया, तो अगर वो होता तो शायद हमें इतनी चिंता नहीं होती, शायद राइटर इसके ऊपर पैसेज नहीं लिख रहे होते। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। जूनोटिक स्पिलओवर फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट कि एनिमल से ह्यूमंस में एक जूनोटिक स्पिलओवर हुआ है, यानी कि वायरस ट्रांसमिट हुआ है। Which of the following statements is true regarding the treatment options for the Nipah infection as described in the passage? बोल रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है निपाह इन्फेक्शन के बारे में, जैसा कि हमारे आर्टिकल में दिया गया है। देयर इज अ स्पेसिफिक क्योर अवेलेबल, तो क्योर तो है ही नहीं ना। ये तो उन्होंने बोला था कि 2018 की स्थिति जब पहली बार ये आउटब्रेक आया था वो स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि आज भी हमारे पास इसका क्योर नहीं है। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर निपाह इन्फेक्शन इज सपोर्टिव केयर इन हॉस्पिटल सेटिंग्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यही एकमात्र सोल्यूशन है हमारे पास। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द रोल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ जूनोटिक स्पिलओवर्स। बोल रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का क्या सहयोग या क्या उसका इंटरफेरेंस या क्या उसका रोल रहता है जूनोटिक स्पिलओवर में। तो हमने यही देखा कि एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ हैं वही इस जूनोटिक स्पिलओवर को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हम उन एनिमल्स की नेचुरल सराउंडिंग्स के साथ में छेड़छाड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरीके के हादसे होते हैं। और ये सिर्फ इस मामले में, निपाह के मामले में नहीं, बल्कि बाकी भी और बहुत सारे केसेस में आउटब्रेक्स में देखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हैज़ नो सिग्निफिकेंट रोल, तो नो सिग्निफिकेंट रोल तो है ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कैन लीड टू अ डिक्लाइन इन जूनोटिक स्पिलओवर, इनकरेक्ट है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी पर्टिकुलरली रैपिड एग्रीकल्चर expansion has contributed to zoonotic spillovers, option C is correct. What does One Health concept emphasize?
वन हेल्थ का कंसेप्ट क्या है कि भाई ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स जो हैं या और हमारा एनवायरनमेंट जो है, हम सबकी हेल्थ जो है वो इंटरकनेक्टेड है। एक को भी नुकसान हुआ तो दूसरे को नुकसान होगा, और अगर एक अच्छा हो गया, इंप्रूव हो गया, तो बाकी सब अच्छे हो जाएंगे। अब आप खुद देखो, अगर हमारे धरती पर इतने पेड़ हों कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा अब्जॉर्व कर लिया जाए, तो क्या हमें ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, इन सब चीज़ों की इतनी फिक्र होगी? और जो हम आए दिन चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है, मुंबई की हवा जहरीली हो चुकी है, क्या हम इन चीज़ों के ऊपर इतनी चर्चा करेंगे? नहीं ना, हमें उन चीज़ों की चिंता नहीं होगी, क्योंकि जितनी प्रोड्यूस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड उतनी कंज्यूम हो जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स अगर एक की हेल्थ खराब तो दूसरे की भी खराब, और एक की सही तो दूसरे की भी बहुत अच्छी तरोताज़ा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ हेल्थ ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज? क्या पैसेज की टोन है? मजाक कर रहे हैं क्या? सरकाजम कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं? नहीं ना, कंसर्न्ड है, चिंतित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनडिफरेंट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा वाला कंसेप्ट भी नहीं है, चिंता है तभी उनने इतनी सारी बातें बताई हैं। सो ऑप्शन सी कंसर्न। अब देखो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि कोई भी एक पैसेज जो है वो एक से ज़्यादा टोन्स भी दे सकता है, यानी कि वो एक साथ में चिंता भी जता सकता है और इन्फॉर्मेटिक भी हो सकता है, चिंता भी जता सकता है और क्रिटिसाइज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, हमें केवल अपने जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से सिलेक्ट करना होएगा। तो ऐसा कभी नहीं होएगा कि आपको साथ, अगर एक पैसेज है उसमें इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है और उसमें सरकाजम भी है, तो वो दोनों चीज़ें आपको एक साथ नहीं देगा ऑप्शन में, उनमें से कोई एक ही होगा। ओके, तो बहुत सोच समझ के ध्यान से, क्योंकि आपको हो सकता है बीच बीच में हंसी आ रही हो तो आपने वो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट जो है स्किप कर दिया हो, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ऑप्शन में इन्फॉर्मेटिक है तो आपने इन्फॉर्मेटिक पे ही क्लिक करना है। The development came after a request from the Vatican in this regard. पहली बात तो द डेवलपमेंट यानी कि कुछ हुआ है, वो जो फैसला लिया गया है, कोई फैसला लिया गया है, कोई कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई किसके बाद हुई है? जब वैटिकन द्वारा एक रिक्वेस्ट रिसीव हुई इस मामले में, इन दिस रिगार्ड, इस मामले में, यानी कि पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो जहां पे भी पी फर्स्ट स्टेटमेंट है। पी फर्स्ट स्टेटमेंट बी में है, बस बी में ही है। द वैटिकन क्लैरिफाइड दैट द मूव, अब फिर से द मूव यानी कि जो डेवलपमेंट हुई वही द मूव। द क्या होता है? पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई कर देता है कि ये एक स्पेशल बात है जिसके बारे में पहले जिक्र हुआ था। तो ये जो कार्रवाई है वॉज नॉट अ डिसिप्लिनरी एक्शन, ये कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है, बट डन फॉर द गुड ऑफ द डायोसिस। डायोसिस का मतलब होता है एक कोई ज़िला जिसके ऊपर वेटिकन सिटी जो है अपना पर्टिकुलर कोई व्यक्ति, पोप वहाँ पे असाइन कर देते हैं, वो बोला जाता है डायोसिस। ठीक है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है ना, हमारे जैसे स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया जाता है, वैसे इन लोगों की भी जो कार्य प्रणाली है उसमें इन्होंने कुछ पार्टीशंस में डिवाइड किया होता है। तो ये किसी पर्टिकुलर डायोसिस यानी कि पर्टिकुलर पार्टीशन की, पर्टिकुलर जगह की बात की जा रही है, उसके लिए बहुत अच्छा कदम उठाने की बात कही गई है कि ये डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, बल्कि उस पर्टिकुलर जगह के लिए, अच्छे के लिए, उसकी भलाई के लिए किया जा रहा है। तो क्यों भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ऑप्शंस में है भी नहीं। विद पोप फ्रांसिस एक्सेप्टिंग, अब देखो ऑप्शन से हमें पता चल गया, या तो एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा क्योंकि ए और सी में एस है, या फिर आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा क्योंकि सी ऑप्शन में आर है। बोल रहे हैं विद पोप फ्रांसिस एक्सेप्टिंग फ्रैंकोज रेजिग्नेशन। तो क्या हुआ है कि पोप फ्रांसिस ने फ्रैंको कोई व्यक्ति हैं उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। द वे हैज़ बिन क्लियर्ड फॉर अ न्यू इनकम्बेंट, और इसी के साथ में जो रास्ता है वो साफ हो गया किस चीज़ के लिए? नए इनकम्बेंट यानी कि नेसेसरी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए। ठीक है, नई ड्यूटीज़, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे लागू करने के लिए रास्ता साफ हो गया। हाउएवर, अब हाउएवर से कोई स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ये तो क्लियर बात है। हाउएवर मतलब हालांकि, तो हालांकि से कोई फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट हो सकता है? ये तो कंक्लूजन वाले स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं, राइट। हाउएवर द बिस्टोइंग ऑन फ्रैंको ऑफ द स्टेटस ऑफ बिशप एमेरिटस which does not impose canonical restriction on his ministry। बोल रहे हैं हालांकि उन्होंने फ्रैंको को क्या किया है, उसको बिशप
एमेरिटस के स्टेटस से नवाजा है। बिस्टॉ करना मतलब उसको इस ये दर्जा देना, तो उसको इस दर्जे से नवाजा है, जिसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर कैनोनिकल यानी कि धर्म वैधानिक रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी। ठीक है, डज अंडरमाइन, तो इससे ये चीज जरूर साबित हो जाती है द वेटिकन स्टैंड ऑन स्ट्रिपिंग हिम ऑफ बिशप्स प्रिविलेजेस, जो कि क्या करता है, वेटिकन का जो स्टैंड है कि उनको बिशप के पद से उसके जो प्रिविलेजेस हैं उससे हटाना है, उसको कमजोर कर देता है। अंडरमाइन करना मतलब कमजोर करना। ठीक है, तो एक तरफ तो आपने उनको बिशप के पद से हटा दिया, दूसरी तरफ आपने उनको बिशप एमेरिटस का स्टेटस दे दिया, तो इसका मतलब हुआ कि अब आप अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि वेटिकन का तो स्टैंस ये था कि उनको बिशप के प्रिविलेजेस से हटाना है, लेकिन आपने दूसरी तरफ उनको बिशप एमेरिटस का स्टेटस दे दिया, जिसके तहत उनके ऊपर कोई भी धर्म वैधानिक रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। इन अ वेलकम मूव, फ्रैंको मुलाकल हैज इट at last resigned from the post of bishop of जलंधर डायोसिस। देखो जलंधर डायोसिस वही बात होगी ना, डिवीजन की बात कर रहे थे, तो बोल रहे हैं कि एक स्वागत करने योग्य कदम में क्या हुआ है कि फ्रैंको मुलाकल उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किसके पद से, कि वो जलंधर डिवीजन के बिशप थे, उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट एस। क्यों होगी एस फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने जहाँ इनका बात की जा रही थी फ्रैंको बोला जा रहा था, तो इनका पूरा नाम यहाँ पे बताया गया है, फ्रैंको मुलाकल, और ये कौन है, ये बिशप हैं जलंधर डिवीजन के, और इन्होंने रिजाइन किया है, यानी कि घटनाक्रम की शुरुआत हो गई। फर्स्ट एस स्टेटमेंट होगा। अब हमारे यानी कि आर सी स्टेटमेंट ऑप्शन जो है वो भी हमारा हट गया, ऑप्शन ए या डी हमारा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में कि ये उन्होंने इस्तीफा दिया, इसके बाद में क्या हुआ कि ये इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि वेटिकन ने उनसे इस मामले में रिक्वेस्ट करी थी कि उन्होंने उससे उनका इस्तीफा मांगा था। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, पी हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे भी पी सेकंड है, यहाँ पे भी पी सेकंड है, तो ज्यादा हेल्प नहीं मिली। उसके बाद में बोला कि वेटिकन ने क्लैरिफाई किया था कि भाई हम ये उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले रहे, बल्कि हम जलंधर डिवीजन को और ज्यादा अच्छा करना चाह रहे हैं, उसके भलाई के लिए हम ये फैसला ले रहे हैं विद पोप, जिसमें कि उन्होंने उनके रेजिग्नेशन को, पोप फ्रांसिस जो है उन्होंने उनके रेजिग्नेशन को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फाइनल पॉइंट हो गया कि हालांकि ये सब होने के बावजूद भी उनको बिशप एमेरिटस का स्टेटस जो है वो दे दिया गया है, जिसके तहत उनके ऊपर कोई भी धर्म वैधानिक रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, जो कि वेटिकन का जो स्टैंड था अभी तक कि उनको बिशप के पद की गरिमा से, उनकी प्रिविलेजेस से हटाना है, उसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है। सो ये हो गया ऑप्शन 4। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, SPQR option A is correct. Newest crimes in the cyber world are leaving the cops huffing and puffing. बोल रहे हैं जो आज के नई दुनिया में, नए युग में जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर युग जो है, इसमें जो क्राइम्स हो रहे हैं, इसने जो हमारे पुलिसकर्मी हैं इनको थका के रख दिया है। हफिंग एंड पफिंग मतलब जो जैसे आप बहुत तेज भागते हैं, फिर आप थक जाते हैं तो आप बहुत जोर जोर से सांस लेने लग जाते हैं ना, वही हफिंग एंड पफिंग वाली स्थिति में उनको डाल दिया है, यानी कि वो जूझ नहीं पा रहे हैं इन चोरों से। seems to run miles ahead of them with smarter and ingenious methods of breaching and misusing digital data to loot more and more vulnerable victims. बोल रहे हैं क्यों वो थक गए हैं, क्यों वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो चोर हैं वो उनसे मीलों आगे चल रहे हैं, उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंजीनियस मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, नए तौर तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए, कि वो वल्नरेबल विक्टिम्स यानी कि जो लोग रिस्क पर हैं, जिनको ज़्यादा टेक्नोलॉजी का नहीं पता है, नहीं ज्ञान है, उन लोगों का डेटा उसको ब्रीच कर सकें, डिजिटल डेटा उसको ब्रीच कर सकें और उसको मिसयूज़ कर सकें, ताकि वो उन लोगों को लूट सकें। ठीक है, हमने बहुत सारी घटनाएं देखी हैं, बुजुर्ग लोग जिनको इतना टेक्नोलॉजी का नहीं पता, उनको लॉटरी के बहाने से, या आपके अकाउंट में मैंने इतने पैसे डाल दिए, गलती से मैंने किसी और के अकाउंट में डालने थे, इन सब तरीकों से उनको परेशान किया जाता है, उनसे पैसे लूट लिए जाते हैं। राइट, तो ये नई टेक्नोलॉजी का एक दुर्भाग्य है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज बाद में मिसयूज पहले सीखते हैं। ठीक है, एज रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी
remote work and automation picks pace and billions of people become digitally savvy, the scope for online trickery and scams has grown exponentially. बोल रहे हैं जैसे जैसे ही हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भरता बढ़ रही है, रिमोट हम वर्क करें कि घर बैठे बैठे काम कर लेते हैं, ठीक है, ऑटोमेशन जो है उसने तेजी पकड़ी है, तो इसी के साथ साथ में क्या हुआ है कि बहुत करोड़ों करोड़ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो टेक सेवी हो गए हैं, टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखते हैं, ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर करते हैं, उनका ज्ञान रखते हैं. तो जो स्कोप है यानी कि जो विस्तार है ऑनलाइन ट्रिकरी का यानी कि ऑनलाइन स्कैम्स का, वो क्या है, वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ा है. जितनी तेजी से हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ा है, उतनी ही तेजी से ऑनलाइन ट्रिकरी और स्कैम्स का विस्तार भी हुआ है. दस द टास्क ऑफ साइबर सिक्योरिटी. दस यानी कि आर फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, सी में ऑप्शन में आर दे रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट हटा दो इसको, ठीक है. 10 द टास्क ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज अ कॉन्स्टेंट वर्क इन प्रोसेस. और इसीलिए साइबर सिक्योरिटी का जो कार्य है वो लगातार वो भी प्रोग्रेस कर रहा है, वो भी वृद्धि कर रहा है. इन्वॉल्विंग मैनी इंटर एंड इंट्रा गवर्नमेंटल एजेंसीज अक्रॉस नॉट ओनली द कंट्री बट ऑल्सो द ग्लोब, जिसमें कि ना केवल इंटर गवर्नमेंट बल्कि इंट्रा गवर्नमेंट यानी कि केवल एक देश के अंदर की सरकार नहीं बल्कि दूसरे देशों के साथ में भी सरकारी एजेंसियां जो हैं वो आपस में मिलके और काम कर रही हैं और इस चीज़ में आगे से आगे और वृद्धि कर रही हैं साइबर सिक्योरिटी के उसमें, ठीक है. Cutting across geographical borders, a cyber criminal may be striking at the victim from any remote corner. बोल रहे हैं क्योंकि ये जो साइबर विक्टिम्स क्रिमिनल्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान के लोगों को लूटें, वो हो सकता है कि हिंदुस्तान में बैठ के कहीं और के लोगों को लूटें, ठीक है, या फिर दुबई में बैठ के यहाँ के लोगों को लूटें. तो वो कहीं पे भी हो सकते हैं दुनिया में, और दुनिया के किसी भी दूसरे कोने के किसी व्यक्ति को वो अपना विक्टिम बना सकते हैं. और ये एक कारण है कि वो ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स की लिमिटेशंस के अंदर नहीं है, जिस वजह से देखो ये एक रीजन आ गया ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स क्रॉस करने का. तो अगला हमने स्टेटमेंट देखो, आर स्टेटमेंट देखो, उसमें बोला है कि अक्रॉस द ग्लोब इंटर गवर्नमेंटल और इंट्रा गवर्नमेंटल एजेंसीज इन्वॉल्व हो रही हैं साइबर सिक्योरिटी में. दैट मीन्स इंट्रा गवर्नमेंटल क्यों होना पड़ रहा है, क्योंकि इंटर गवर्नमेंट इंट्रा गवर्नमेंट क्यों होना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें जो कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, राइट. तो एस स्टेटमेंट को कंप्लीट करता है आर स्टेटमेंट, ये हमें पता चल गया, यानी कि एस के बाद में होएगा आर स्टेटमेंट. एस पहले आएगा आर बाद में आएगा. अब देखो यहाँ पे आर पहले है एस बाद में है, इनकरेक्ट है. एस पहले आर बाद में, एस पहले आर बाद में, तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास रह गए हैं हमारे लिमिटेशंस. अब देखो सबसे पहली शुरुआत होगी जहाँ पे हमने इस टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया कि हम किस बारे में बात करने वाले, उस चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया. तो वो हमने कहाँ पे दिया, पी स्टेटमेंट में हमने इंट्रोडक्शन दिया, जो कि कहता है कि साइबर क्राइम जो है वो बढ़ रहा है और जिसकी वजह से पुलिस जो है परेशान हो गई है, क्योंकि हमेशा जो चोर हैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा नए तरीके इस्तेमाल करके वो पुलिस वालों से 1000 मीलों कदम दूर हैं, ठीक है. सो ये पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया. उसके बाद में देखो पी फर्स्ट स्टेटमेंट बी ऑप्शन में है, तो हमारा बी ऑप्शन में एस और आर भी आ रहा है साथ में और पी फर्स्ट स्टेटमेंट भी है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. येट अगेन फिर भी दोबारा, तो फिर भी दोबारा आपका फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, पी हटा दो जहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए पी फर्स्ट स्टेटमेंट हटा दो, और कहीं है नहीं है. और बाकी ऑप्शंस को देख के पता चल रहा है कि या तो क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट होगा या एस फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है. Yet again, the authorities have been caught napping on this pressing issue that crops up twice a year. बोल रहे हैं फिर भी अथॉरिटीज़ जो हैं वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस मसले पे, ये जो इतना व्यापक मसला है, इतना जो हर साल में 2 बार ये इशू खड़ा हो जाता है, इसके ऊपर अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो सोई हुई हैं सरकारें या फिर अथॉरिटीज़ जो हैं वो कोई एक्शन नहीं ले रही, वो सोए हुए हैं, ठीक है. The Batla mishap is a horrifying reminder of the hazards of setting crop residue ablaze. बाटला में एक कांड हुआ, ठीक है, दुर्घटना हुई, मिसहैप दुर्घटना, वो बहुत ही डराने वाले एक चेतावनी या एक रिमाइंडर था कि
क्रॉप्स के रेजिड्यू को अगर हम अब्लेज यानी कि आग लगा देते हैं तो उससे किस तरीके की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, हैजार्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि हमें पता चल गया कि बाटला एक जगह का नाम है, वहां पे कुछ दुर्घटना हुई है और किस वजह से हुई है वो दुर्घटना हुई है जो क्रॉप रेजिड्यू बच जाता है उसको आग लगाने की वजह से। तो क्यों हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, यानी कि ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, क्यू बी में आ रहा है और सी में आ रहा है। इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल दैट अ मेजर ट्रेजेडी डिड नॉट हैपन। बोल रहे हैं ये कोई बड़ा चमत्कार की बात नहीं, ये एक तरीके का चमत्कार ही है कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई इस हादसे में। ठीक है, यानी कि कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ। 2 students were injured after a school bus caught fire from flames emanating from a freshly harvested wheat field। बोल रहे हैं 2 स्टूडेंट्स वो इंजर्ड हो गए, उनको चोटें आई, जख्मी हो गए जब एक स्कूल बस के ऊपर आग लग गई। किस वजह से लगी वो आग, क्योंकि उनके वो कहीं जा रहे होंगे, रास्ते से गुजर रहे होंगे और साथ में ही कोई खेत पड़ता होगा जिसमें अभी अभी उनने फसल की कटाई करी और वहां पे आग लगा दी थी रेजिड्यू को हटाने के लिए, जिससे आग की लपटें जो है वो स्कूल बस के ऊपर आई और उसकी वजह से वहां पे 2 बच्चे घायल हो गए। बट ये शुक्र की बात है, ये चमत्कार की बात है कि कोई जान से हाथ नहीं धोना पड़ा किसी को भी। ठीक है, तो पहला हमारा क्यू स्टेटमेंट आ गया। उसी स्टेटमेंट को आगे विस्तार किया गया है कि एक्चुअली घटना हुई क्या है। ये जो हजार्ड की बात कर रहे हैं, हॉरिफाइंग रिमाइंडर की बात करें, तो एक्चुअल में घटना हुई क्या है। तो वो घटना बताएगी कि 2 बच्चे जो बहुत बुरी तरह जख्मी हुए हैं क्योंकि एक स्कूल बस उन आग की लपटों की चपेट में आ गई थी। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है जहां पे बोला जाता है कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं है कि बहुत बड़ा कोई हादसा होने से बच गया। ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फिर फाइनल पॉइंट अथॉरिटीज के सुस्त और ढीले रवैये के ऊपर आता है कि फिर इसने एक बार ये दर्शा दिया है कि अथॉरिटीज इस मसले पे अभी भी सो रही हैं। सो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन गया, क्यू एस आर पी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। A nationwide surge in electricity demand has triggered a power crisis। बोल रहे हैं देश भर में इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती डिमांड की वजह से क्या हुआ है, पावर क्राइसिस की हालात बन चुके हैं, पावर क्राइसिस के ट्रिगर हो चुका है। पुटिंग कोल सप्लाईज अंडर कंसिडरेबल स्ट्रेन, जिसकी वजह से कोल की सप्लाई के ऊपर बहुत ज़्यादा भार आ गया है, क्योंकि हमने पावर क्राइसिस है। पावर किससे जनरेट होती है, हाइड्रो से, थर्मल से, यही कुछ तरीके हैं। तो इसमें क्या होगा, कोल भी यूज होगा, राइट। तो कोल के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ गया और हम क्या कर रहे हैं, हम ग्लोबल पेरिस एग्रीमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन कम करना है, कोल के ऊपर कम निर्भरता दिखानी है, बट इससे तो और ज्यादा बढ़ गई। एग्रीकल्चर, the most resilient sector during the COVID-19 pandemic, is struggling to withstand the tough conditions, with wheat yields dropping alarmingly due to the inclement weather। बोल रहे हैं एग्रीकल्चर जो कि सबसे कठोर और दृढ़ सेक्टर निकल कर आया था कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान में, अब वो भी स्ट्रगल कर रहा है कि इन टफ कंडीशन से जूझ पाए। इसमें वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और क्या है टफ कंडीशंस, क्योंकि वीट की जो उपज है वो कम हुई है, बहुत खतरनाक ढंग से वो कम हुई है। और क्यों कम हुई है, क्योंकि वेदर जो है वो बहुत अनिश्चित रहा, बहुत कठोर रहा। ठीक है, इस वजह से वीट की जो उपज है वो कम हुई है। Many parts of the country are in the grip of severe heat wave that is impacting millions of lives as well as livelihoods। बोल रहे हैं देश के ज़्यादातर हिस्से जो है गर्मी की भारी चपेट में आ चुके हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कई लोगों की लाइफ्स जो हैं वो प्रभावित हुई हैं और कई लोगों की लाइवलीहुड्स जो हैं यानी कि जीविका के जो साधन हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। Barely 2 months after a report by the Intergovernmental Panel on Climate Change red flagged India's vulnerabilities to extreme heat। बोल रहे हैं लगभग 2 मंथ भी पूरे नहीं हुए थे जब एक इंटर गवर्नमेंट पैनल द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज करी गई थी, किसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जिसने ये चेतावनी दी थी या कुछ हमारे को चिंता जताई थी कि इंडिया जो है एक्सट्रीम हीट की चपेट में आ गया है। The inevitable seems to be happening। तो ये जो टाला नहीं जा सकता ना हीट वेव्स, अब आप तो नहीं एल नीनो इफेक्ट को कम कर सकते, इंसान नहीं कर सकते उसको कम, है ना।
तो बोल रहे हैं कि ये जो टाला ना जा सकने वाला जो घटनाक्रम है ये ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि होने लग गया है, फार अर्लियर देन फियर्ड। जितना कि उसकी उम्मीद लगाई जा रही थी वो उससे भी पहले होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ऐसा देखने में आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन दिया गया, इंटर गवर्नमेंट पैनल द्वारा एक रिपोर्ट प्रसारित की गई, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे, उनमें में से एक पॉइंट का जिक्र किया गया कि क्लाइमेट चेंज जो है और इंडिया जो है एक्सट्रीम हीट की चपेट में आ गया है, जिसका मतलब ये है कि जो पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि होने वाला है वो समय से पहले आ चुका है। ठीक है, एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कहाँ पर आ रहा है? एस ए में है, सी में है और डी में है। बी को एलिमिनेट कर दो, क्यों फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अब हीट वेव की बात की गई, हीट की चपेट में आने की बात की गई, तो वहीं आगे बात की गई हीट वेव की कि देश के ज़्यादातर हिस्से जो है हीट वेव की चपेट में है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें और बहुत सारे लोगों की जीविका सब जो है इसकी चपेट में आ चुके हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब बात आई जीविका की, तो जीविका और जानों की बात को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और एग्रीकल्चर, ये दोनों चीज़ों के ऊपर पता चल जाएगा, निर्भर हो जाएगा। तो पी बोल रहा है कि देश भर में, फिर वो स्थिति बता रहे हैं कि देश भर में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो बढ़ गई है। और क्यों बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जिसने कोविड को भी मात दे दी, उस टाइम पे भी उभर कर सामने आ गया, बड़ा प्लेयर बनकर सामने आया, वो भी अब स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो अरेंजमेंट बन रहा है SRPQ। SRPQ ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंस दे हैव लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, state governments have different rules for awarding, regulating and administering sand minings। बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो अलग नियम बनाती हैं जब उन्होंने सैंड माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स देने होंगे, रेगुलेट करने होंगे और उनके ऊपर नज़र रखनी होगी, तो इसके लिए उनके नियम अलग होते हैं। Rapid industrialization has made sand the most mined material on the planet and its plunder is a massive business। बोल रहे हैं कि जो तेज़ी से बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से सैंड जो है वो सबसे ज़्यादा खदानित किया जाने वाला, यानी कि माइन किया जाने वाला मटेरियल बन चुका है अपनी धरती पे। ठीक है, और इसकी जो प्लंडर यानी कि लूट है वो एक बहुत ही बड़ा व्यवसाय है, बहुत ही पेचीदा मेसी बिजनेस है ऑल अक्रॉस द ग्लोब। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ये बड़ा मेसी बिजनेस है, नॉट जस्ट इंडिया। सैंड दैट इज आइडियल फॉर कंस्ट्रक्शन कम्स फ्रॉम शोर लाइन्स। अब ये जो सैंड माइनिंग की बात की गई, क्यों की गई? क्योंकि ये जो मिट्टी है ये कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए, और ये आती कहाँ से? शोर लाइन्स यानी कि नदी किनारों वाले हिस्से से, उनके बेड से, नदी के अंदर के हिस्सों से, लेक्स के अंदर के हिस्सों से, बाहर के हिस्सों से, वहाँ से आती है। And the unregulated and wanton extraction has huge ecological consequences। और जो इसकी अनरेगुलेटेड और बिना कोई रोकथाम वाली जो एक्सट्रैक्शन है, यानी कि इसको खदानित किया जा रहा है, इसके बहुत दूरगामी इकोलॉजिकल प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, द चैलेंज इज यूनिवर्सल, यानी कि ये जो परेशानी है ये हमारी अकेले की नहीं है, पूरी दुनिया की है। 2. Monitoring and managing the industry in the way that discourages miners from becoming criminals। और क्या है कि हमें इसको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, इसके ऊपर इस तरीके से निगरानी रखनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री के ऊपर, ताकि जो माइनर हैं, माइनर्स यानी कि जो माइन कर रहे हैं, जो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो क्रिमिनल्स ना बन जाएं। ठीक है, उनको क्रिमिनल्स बनने से रोकने के लिए हमें इसके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया जहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो सैंड है वो सबसे बड़ा माइनिंग का मटेरियल बन चुका है, इसका जिक्र किया गया। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर बोला गया ये केवल इंडिया में नहीं बल्कि हर जगह पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, दुनिया भर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, फिर उन्होंने इसी बात को, क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब की बात की गई तो यूनिवर्सल की बात की गई, द चैलेंज इज यूनिवर्सल टू मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द इंडस्ट्री इन अ वे दैट डिस्करेजेस माइनर्स फ्रॉम बिकमिंग क्रिमिनल्स। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसी के आगे आ जाता है कि सैंड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आती है और नदी किनारों से, नदी के बेड से यानी कि नदी के तले से
लेक से, इन जगहों से मिलती है। और इसको क्योंकि अनरेगुलेटेड और बिना रोक टोक के इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इसके इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फाइनल पॉइंट आ गया कि क्योंकि वो लोगों के पास में लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इनके लिए नियम भी अलग तरीके से बनाती हैं। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, QSRP, QRSP, QPSR, QSRP, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee has unanimously and wisely decided to apply a temporary pause to its inflation battling monetary tightening by keeping the repo rate unchanged। बोल रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने सर्वसहमति से एक साथ और बहुत ही समझदारी से ये डिसाइड करा है कि अब हम इन्फ्लेशन बैटलिंग के तरीकों के ऊपर, जिसमें कि रेपो रेट को चेंज किया जाता है, उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको हम मॉनेटरी टाइटनिंग और ज़्यादा नहीं करेंगे और रेपो रेट को हम अनचेंज रखेंगे। RBI Governor Shaktikant Das was dash in stressing that the decision to pause as for this meeting only। तो बोल रहे हैं कि RBI के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, उन्होंने जोर देकर ये बात कही कि ये जो फैसला लिया गया है वो केवल इस मीटिंग के लिए है। हो सकता है आने वाली मीटिंग तक, जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तब तक वो अपना फैसला बदल लें। ठीक है, तो ये इतना ही है इस मीटिंग के लिए, इस टाइम पीरियड के लिए ही ये फैसला लिया गया है। Underlining the commitment to ensuring that retail inflation is dash aligned to the mandated target of 4%, जो कि इस बात की तरफ भी इशारा करता है, हाईलाइट करते हैं वो अपनी इस बात से कि भाई हमारा जो कमिटमेंट है कि हम रिटेल इन्फ्लेशन को अलाइन रखें, जो जिस टारगेट पे हमने सोचा था 4% का जो मैंडेटेड टारगेट है उसके ऊपर हम लेकर आए, अलाइन रखें, ये हमारा कमिटमेंट अभी भी बना हुआ है। Clearly, developments in the global financial system, particularly the banking sector dash and the volatility and uncertainty that have triggered। तो बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ था, फेलियर हुए थे। तो बोल रहे साफ है, स्पष्ट है कि ये जो अभी की घटनाक्रम हो रही है दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम में, खास तौर पे बैंकिंग सेक्टर में, एंड द वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी दैट हैव ट्रिगर्ड, और जो इसके साथ में अनिश्चितता जुड़ी हुई है जिसने ट्रिगर किया है, हैव वेड हेविली द डैश पॉलिसी मेकर्स डिसीजन टू वेट एंड वॉच। इसने ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं इनको मजबूर किया है कि अब उनके पास और कोई चारा नहीं है, वो उनको वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आगे स्थिति क्या बनती है। Notwithstanding his assertions that India's banking and non-banking financial service sectors remain healthy and economic activity remains resilient, बोल रहे हैं जो कि उन्होंने पहले जो आश्वासन दिया था कि इंडिया का बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विस सेक्टर है वो अभी भी हेल्दी है, अच्छी स्थिति में है, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अभी भी दृढ़ता से बढ़ रही हैं। इट इज़ द डैश ऑफ राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट posing risk to both consumption demand and private investment that was a key factor in World Bank's calculus earlier this week। बोल रहे हैं तो इससे क्या हुआ है, ये दोनों चीज़ें तो हैं ही, इसके बावजूद क्या है, कुछ उनका जो क्रेडिट बढ़ रहा है वो भी एक परेशानी है जिसने कि रिस्क बढ़ा दिया है हमारी कंजम्पशन डिमांड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो कि मुख्य फैक्टर था, मुख्य कारण था कि वर्ल्ड बैंक के जो कैलकुलेशन थी इस वीक से पहले, व्हेन इट कट इंडिया 2023-24 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.3, यानी कि ये भी एक मुख्य कारण था जो उन्होंने इस वीक से पहले अपनी कैलकुलेशन करी है उसके लिए, जिसमें क्या किया गया था कि 2023-24 के लिए हमारा जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6.3% पर उन्होंने लिखा था। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास वॉज अ डैश इन स्ट्रेसिंग, तो क्या थे वो, प्रैग्मेटिक थे, अनटेनेबल थे, एम्फैटिक थे या डिवाइसिव थे। तो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यावसायिक या यथार्थवादी, ठीक है, और दूसरा है अनटेनेबल का मतलब होता है जिसे समर्थ नहीं किया जा सके। फिर उसके बाद आता है एम्फैटिक का मतलब होता है कि आप
कोई बात को एकदम स्पष्टता से और जोर देके कह रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बात स्पष्टता से और जोर देके कही ना, सो ऑप्शन सी एम्फैटिक इज करेक्ट. Was emphatic in stressing that the decision to pause was for this meeting only, underlining the commitment to ensuring that retail inflation is progressively aligned, reportedly aligned, periodically aligned या potentially aligned. तो यहाँ पे progressively aligned fit बैठता है, because progressively का मतलब होता है कि gradually धीरे धीरे करके उसको हम align कर दें. So option A progressively is correct. Clearly, developments in the global financial system, particularly the banking sector, dash and the volatility and uncertainty they have triggered. तो बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ है? टर्मोइल मतलब कि डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन. विजिल मतलब कि बहुत ज़्यादा एकदम सतर्क रहना, निगरानी रखना. मार्जिनल मतलब कि बॉर्डर लाइन पे बहुत ही कम अंतर से. और थ्रेशोल्ड मतलब शुरुआती पॉइंट में, ठीक है, एंट्री में, बिगनिंग में. तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में टर्मोइल हुआ है, जो अनसर्टेनिटी आई है उसकी बात की जा रही है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Turmoil and the volatility and the uncertainty they have triggered have weighed heavily. अब किसके ऊपर वे किया गया होगा? weighed heavily on policy makers. So option D on is correct. Notwithstanding his assertions that India's banking and non-banking financial service sector remains healthy and economic activity remains resilient, it is the dash of rising credit, फेयरनेस मतलब कि एकदम साफ सुथरे, फेयर तरीके से, जस्टिफाइबल तरीके से. इंसेंटिव मतलब कि जो इनकरेजमेंट दिया जाता है किसी भी तरीके का. स्पेक्ट्रे मतलब कि जो डर या चिंता है जो आने वाले समय में सामने आ सकती है. और कंसर्न मतलब चिंता. तो यहाँ पे स्पेक्ट्रे ऑफ राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट, यानी कि जो आने वाले समय में कॉस्ट बढ़ सकती है, क्रेडिट कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ सकती है, इसके बारे में बात की जा रही है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ही इज सो फूलिश टू एक्ट. बोल रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है एक्ट करने को. तो सो फूलिश नहीं आएगा, ही इज़ टू फूलिश टू एक्ट. ठीक है, टू फूलिश टू एक्ट. ओके, सो ही इज सो फूलिश की बजाय क्या आएगा? टू फूलिश. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ही इज टू मच वरिड अबाउट हिज फ्रेंड्स रिएक्शन टू हिज स्टेटमेंट. बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है अपने फ्रेंड के रिएक्शन के लिए, जो उसने स्टेटमेंट बोला है उसके ऊपर उसके फ्रेंड के रिएक्शन के लिए. तो ही इज़ मच टू वरिड. टू मच वरिड नहीं, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है, तो मच टू वरिड होगा, ना कि टू मच वरिड. सो ही इज़ मच टू वरिड. ऑप्शन ए में करेक्शन है, मच टू वरिड आएगा. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. इट अपसेट हिम एट सीइंग हिज सन इन सच पेन. अब उसको अपने बच्चे को देख के दुख हो रहा है, इतने दर्द में देख के दुख हो रहा है. तो एट सीइंग की बजाय क्या आएगा? एट सीइंग की जगह आएगा टू सी, कि उसको अपने बच्चे को इतने दर्द में देख के दुख हो रहा है. तो टू सी हिज सन इन सच पेन. एट सीइंग की बजाय टू सी. माई सिस्टर एंड माई सेल्फ आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर. माई सिस्टर एंड माई सेल्फ की बजाय क्या आएगा? माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन. माई सेल्फ की बजाय क्या होगा? आई. ऑप्शन ए इज करेक्ट. वी हैव मेड प्लान्स टू गो वेरी रिसेंटली टू दिल्ली एंड आगरा. बोल रहे हैं कि हमने प्लान्स बनाए कि हम जल्द ही दिल्ली और आगरा जाएंगे. तो जल्द ही, टू गो वेरी रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल की बात हुई है, बट हम जल्दी जाने की बात करें तो टू गो वेरी सून आएगा. वेरी रिसेंटली की बजाय तो गो सून टू दिल्ली एंड आगरा बोला जाएगा. ठीक है, सो ऑप्शन बी में एरर है. टू गो वेरी रिसेंटली के बजाय टू गो सून टू दिल्ली एंड आगरा. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. इस सेशन की PDF और दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. इस सेशन की PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. ठीक है, इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.